वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है पावर सेक्टर से रिलेटेड। और इंडिया ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है न्यूक्लियर पावर को लेकर के, क्योंकि कैबिनेट ने शांति बिल पास कर दिया है, जिस चीज का हर एक प्राइवेट कंपनी को इंतजार था। अब इस बिल से क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। और इस बिल का एम है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी पाया जाए। मतलब कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो न्यूक्लियर पावर का यूज करके होगी, मतलब न्यूक्लियर का यूज किया जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रेडिएशन का प्रॉब्लम होता है। अगर प्लांट में कुछ होता है तो आसपास का जो पूरा सिटी है वहां रेडिएशन फैल सकती है। और ये पहली बार हो रहा है जब फ्यूल फैब्रिकेशन से लेकर के एटॉमिक मिनरल माइनिंग तक हर एक जगह प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा रहा है। और जो अभी मैंने सेफ्टी की बात की, उसके लिए गवर्नमेंट न्यूक्लियर सेफ्टी और डिस्प्यूट्स के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल भी बनाएगी। अब इस न्यूज के बाद आप सोच रहे होगे यार कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो न्यूक्लियर सेक्टर में काम करती हैं। तो सबसे पहले टाटा पावर है, जो कि पहले ही अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी है। और इवन की अगर आपका एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे भी उन्होंने मेंशन किया है कि वो गवर्नमेंट के साथ ओपन है कि अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर के ऊपर कोई रूल है तो वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। दूसरी कंपनी है एल एंड टी के अंदर भी एक स्पेशल चीज ये है कि एल एंड टी ने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो बनाए हुए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी नॉलेज को यूज करके। तीसरी कंपनी है पावर मैक, वो भी इस सेक्टर में आती है, मतलब इस सेक्टर को वो सर्व करती है। और एक और कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो ये कुछ कंपनीज का मैंने नाम दिया, बाकी कुछ और भी कंपनीज है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं किस किस की नॉलेज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगली बिजनेस न्यूज है क्रिप्टोज की। बट आप सोच रहे होगे कि यार आज मैं क्रिप्टोज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है अगर आपने इस न्यूज के बिहाफ पे प्रॉपर्ली एक्ट नहीं किया तो। क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो को बैन करने की तैयारी चल रही है। अब क्रिप्टो बैन होना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्रिप्टो ही एक जरिया है जिसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्रिप्टोज के थ्रू लोग हवाला में पैसे भेजते हैं, ब्लैक मनी का ट्रांसफर होता है, और इवन की इलीगल कामों में भी क्रिप्टोज का यूज बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा भी काफी सारी रीजंस हैं, वो रीजंस हम आगे न्यूज में समझेंगे। क्योंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक पीस ऑफ कोड है, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिर्फ कोडिंग है, कोई भी करेंसी नहीं है। उनका मानना है कि क्रिप्टो के पास न तो कोई वैल्यू है, न इशूअर है, और ना ही किसी तरीके की बैकिंग है। बैकिंग इन द सेंस की जैसे इंडिया के अंदर जो भी रुपीज होता है, आरबीआई उतने ही नोट छाप सकती है जितना उनके पास रिजर्व में गोल्ड पड़ा हुआ है। तो जो हमारी करेंसी है वो गोल्ड से बैकिंग है। तो क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके की कोई भी बैकिंग नहीं है। और इंडिया में क्रिप्टो अभी रेगुलेट भी नहीं हुए हैं, लेकिन आरबीआई ये चाहता है कि पूरी तरीके से क्रिप्टोस पे बैन लग जाए। रविशंकर ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को प्योर गैम्बलिंग भी बोला है, क्योंकि इन टोकन्स की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन पर ही होती है। रियल मनी या फिर कोई भी एसेट की तरह इनकी वैल्यू बढ़ती या कम नहीं होती है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के फीडबैक के बाद ही लिया जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। और इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया है। और आपको ये मैं बता दूं, मैंने वैसे पहले भी बताया कि गवर्नमेंट का एम है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो उसी इनिशिएटिव को और अच्छे से अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट बिल लाया है। और ये अमेंडमेंट बिल है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, यानी कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। इसको अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, जिससे अब इंश्योरेंस कंपनीज में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड होगा। अब इससे होगा क्या कि इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फॉरेन कैपिटल आएगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो कस्टमर्स को होगा, क्योंकि कस्टमर सर्विस तो इंप्रूव होगी ही होगी। और बिल से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए रूल्स को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। और अब इस बिल की वजह से पूरा का पूरा सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। बाकी मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? आई होप आप LIC के अलावा कोई और नाम मुझे बताओगे, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ। बाकी जितने भी लोग कमेंट करोगे फिर मैं उस हिसाब से कंपनीज के ऊपर रिसर्च करूंगा। अगली बिजनेस न्यूज है JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी के शेयर्स 12 तारीख को 2% जंप कर गए और इन्वेस्टर सोच रहे थे ऐसा क्या हो गया। देखिए इसके पीछे रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि JSW एनर्जी को अभी अभी एक पावर परचेज एग्रीमेंट मिला है। मतलब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, यानी कि जो कर्नाटका डिस्कॉम है उसके साथ 400 मेगावाट का पावर सप्लाई
मई का पूरा ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये काफी लंबा एग्रीमेंट है और इस डील के बाद कंपनी की जो लॉग्ड इन जनरेशन कैपेसिटी है वो 30.5 गीगावाट हो गई है, जिसमें थर्मल और रिन्यूएबल दोनों प्रोजेक्ट शामिल हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग होगी और पोर्टफोलियो रिस्क भी कम होगा। हालांकि काफी सारे ब्रोकरेजेस जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे काफी ज्यादा बुलिश हैं। इवन की कुछ ब्रोकरेजेस ने तो 48% का अपसाइड भी बता दिया है इस कंपनी के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज है ड्रीम 11 की, और सबसे बुरा अगर किसी के साथ हुआ तो वो ड्रीम 11 के साथ ही हुआ। ऐसा लगा कि उनके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया और उस वजह से ड्रीम 11 का 95% का रेवेन्यू हिट हो गया। मतलब 95% रेवेन्यू उनका जीरो हो गया और इस वजह से अब जो ड्रीम 11 है वो 8 नए बिजनेसेस में टूट गया है, या आप कह लो 8 नए स्टार्टअप्स में डिवाइड हो गया है, जैसे फैन कोड, ड्रीम सेट गो, ड्रीम क्रिकेट और ड्रीम स्पोर्ट्स एआई। ऑनलाइन गेमिंग का आपको पता है सिस्टम कैसा था, तो अब जो ड्रीम 11 है वो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एआई प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहा है ताकि वो इन नए मॉडल्स के साथ मार्केट में टिक सके। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिगो की। इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिलेशंस की प्रॉब्लम थी वो अब काफी हद तक सॉल्व होती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन ये जो इंडिगो ने त्राही करी हुई थी, अगर ये इंटेंशनली थी, जो कि मुझे लग रहा है इंटेंशनली थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इंडिगो के ऊपर कि अगर मैं पावर में होता, मैं गवर्नमेंट होता, तो इंडिगो को मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया होता। क्योंकि आप सोचो कि जानबूझ करके इतनी ज्यादा डिलेज, आप देखो बारिश नहीं हो रही थी, न तो बादल कड़क रहा था, इवन की जो मौसम था, मतलब कोहरा या फिर जो ठंड के वजह से धुंध पड़ जाती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि वेदर की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और गवर्नमेंट काफी समय से कह रही थी कि क्रू मेंबर्स को आप प्रॉपर रेस्ट दो, कि अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो फ्लाइट्स का एक्सीडेंट होगा, और इंडिगो नहीं माना। हालांकि इंडिगो पिछले 10 दिनों में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी थी, पर आज से यानी कि 12 तारीख से 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स नॉर्मल रूटीन पे चल रही हैं। और डीजीसीए का मजाक देखो, डीजीसीए ने सिर्फ 4 ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है क्योंकि क्रू रोस्टरिंग और मैनेजमेंट में उनको बड़ी मिस्टेक्स मिली। गवर्नमेंट हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं कंपटीशन रूल्स का वायलेशन तो नहीं किया गया, और एयरलाइन को ऑपरेशन सुधारने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सिर्फ इतने से इंडिगो को छोड़ देना चाहिए। अभी मैंने न्यूज भी पढ़ा था कि इंडिगो के जो टैक्स वायलेशन है उसके वजह से टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ 58 या 48 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी डाली थी इंडिगो के ऊपर। मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, बट इसी के अराउंड है। तो आप सोचो कोई कंपनी है जो इतना ज्यादा पैसे कमा रही है, मतलब 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो जा रहा है कंपनी का, और आप सिर्फ उसके ऊपर इतनी छोटी सी पेनाल्टी लगा रहे हो, तो काफी बुरी चीज है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शायद कभी रोस्टरिंग रूल ला भी नहीं सकेगी, या फिर मतलब इंडिगो दबा दे रही है गवर्नमेंट को। सोचो ना आप कितनी बुरी चीज है ये। अगली बिजनेस न्यूज है लेन देन क्लब की, और लेन देन क्लब का आईपीओ आने वाला है। आप लोगों ने शायद यूज भी किया होगा लेन देन क्लब, बट मैं आपको ये बता दूं कि जो लेन देन क्लब है वो इंडिया का सबसे बड़ा पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म की जो पेरेंट कंपनी यानी कि लेन देन क्लब के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है वर्टिस प्लेटफॉर्म्स, और ये अगले 18 से 36 महीनों के अंदर अपना आईपीओ लेकर के आएगी। और मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के टफ रूल्स के बाद लेन देन प्लेटफॉर्म ने अपने आप को रिवैम्प किया, और अब इंडिया के अंदर जो भी P2P लैंडिंग होती है प्लेटफॉर्म बेस्ड, उसके अंदर 95% हिस्सा लेन देन क्लब का ही है। या फिर अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो 95% P2P लैंडिंग लेन देन क्लब के प्लेटफॉर्म से ही होती है, और कंपनी का टारगेट है 100 करोड़ प्रॉफिट और लिस्टेड कंपनीज के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ताकि वो अपने आईपीओ को स्मूथली लॉन्च कर सके, क्योंकि काफी सारी रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा इस कंपनी को। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर दो कि आज आपको मेरी एनर्जी कैसी लगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पिच में पूरी की पूरी न्यूज डिलीवर की है। और जो भी फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।